गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने न्यायपालिका के बारे में पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग रेट अधिकारिता के बारे में पढ़ेंगे। सारी अधिकारिताओं के बारे में पढ़ा था, रेट अधिकारिता छूटी थी, तो रेट अधिकारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो रेट अधिकारिता क्या है? रेट का मतलब एक तरह से क्या होता है? रेट का मतलब आदेश होता है। जब हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जब अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमें मौलिक अधिकारों का उपचार देने के लिए 5 रेटें जारी करता है, 5 आदेश जारी करता है। कोई भी मतलब जैसा मामला होगा वैसा आदेश जारी करेगा। मान लीजिए पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, तो ऐसी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश जारी हुआ, तो इसे हैबियस कार्पस कहते हैं। अंग्रेजी में हैबियस कार्पस कहते हैं। ये पुलिस अधिकारी के विरुद्ध दी जाएगी। तो जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तो न्यायालय पुलिस अधिकारी को यह आदेश देगा कि बंदी को 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। तो पुलिस अधिकारी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि गिरफ्तारी का सही कारण पाया जाता है तभी आगे के लिए उसे गिरफ्तार किया जाएगा, वरना छोड़ दिया जाएगा। ठीक, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि 24 घंटे में यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। कि पुलिस जब थाने से उसे कचहरी ले जाएगी तो उसमें वो यात्रा का समय 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाएगा। तो आपने ये समझ लिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का रेट तभी दी जाती है जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। ठीक। दूसरा, परमादेश, मैंडमस जिसको कहते हैं, ये भी सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध दी जाती है। ठीक। तो ये रेट तब दी जाती है जब सार्वजनिक अधिकारी ने अपने पद के दायित्व को पूरा नहीं किया है। कि जैसे आप दरोगा जी के पास रिपोर्ट लिखाने गए, दरोगा जी ने आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी, तो न्यायालय दरोगा जी को आदेश देगा कि हम आदेश देते हैं कि अपने पद के दायित्व का निर्वहन करिए। तो पद का कार्य करने के लिए, पद का दायित्व पूरा करने के लिए यह रेट दी जाती है। इसीलिए इसको परमादेश कहते हैं, परमादेश। ठीक। अधिकार परीक्षा, इसको क्यो वारंटो कहते हैं, ये भी सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध दी जाती है। तो शब्दावली से ही स्पष्ट है कि हम पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि अगर किसी सार्वजनिक अधिकारी ने कोई पद अवैध तरीके से प्राप्त कर लिया है तो न्यायालय ऐसे अधिकारी से पूछेगा कि आपने किस अधिकार से यह पद धारण किया है। एक तरह से क्या है, ये पद के वैधता की जांच है। कारण बताओ नोटिस है, पद के वैधता की जांच या कारण बताओ नोटिस, कारण बताओ नोटिस है। ये क्लियर हुआ कि बहुत से ऐसे अधिकारी हैं
कि जैसे बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो अवैध तरीके से पद धारण कर लेते हैं। अवैध तरीके से पद धारण करने का मतलब यह नहीं है कि फर्जी मार्कशीट लगा के पद धारण कर लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए डिवाइस को नियुक्ति का अधिकार नहीं है। अब डिवाइस अगर नियुक्ति किसी की कर देते हैं तब न्यायालय उनसे पूछेगा कि आपने किस अधिकार से नियोक्ता का पद धारण किया है। क्लियर हुआ? तो वही कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से पद के वैधता की जांच की जाती है या यह कारण बताओ नोटिस है। 2 रिटें अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध दी जाती है। जो जिलों में न्यायालय होते हैं उनको लोअर कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। ये दोनों रिटें तब दी जाती हैं जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार परिधि से बाहर जाकर काम किया हो, कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था फिर भी मुकदमे पर सुनवाई कर रहे हैं। तो प्रतिषेध की रेट में यह कहा जाता है कि हम मामले पर सुनवाई करने से मना करते हैं। हम मामले पर सुनवाई करने से मना करते हैं कि मामले पर सुनवाई तुरंत बंद करो और मामले को ऊपर के कोर्ट में भेजो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक? तो प्रतिषेध की रेट तब दी जाती है जब मामले पर सुनवाई चल रही हो, मुकदमे पर सुनवाई चल रही हो, तो सुनवाई बंद करने के लिए कहा जाता है और मामले को ऊपर भेजने के लिए कहा जाता है। उत्प्रेषण की रेट तब दी जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय ने मामले पर आदेश दे दिया हो, तो उस आदेश को रद्द करके उसे ऊपर भेजने के लिए कहा जाता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं थी फिर भी तुमने आदेश दिया, फिर भी तुमने निर्णय सुनाया, तो निर्णय को तुरंत रद्द करो और मामले को ऊपर भेजो। ठीक? तो ये रेट कब दी जाती है? जब मुकदमे पर सुनवाई चल रही हो, मुकदमे पर सुनवाई चल रही हो, सुनवाई चल रही हो। ठीक? और ये रेट तब दी जाती है जब निर्णय दे दिया गया हो, जब निर्णय दे दिया गया हो। दोनों में अंतर है, निर्णय दे दिया गया हो। ठीक? दे दिया गया हो। तो यहां निर्णय को रद्द करके ऊपर भेजने को कहा जाता है, यहां सुनवाई बंद करके ऊपर भेजने को कहा जाता है। तो ये 2 रिटें अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध हैं। ये 2 रिटें सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध हैं। मैंडमस उस सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध है जिसने अपने पद के दायित्व को पूरा नहीं किया है। अधिकार परीक्षा उस सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध दी जाएगी जिसने अवैध तरीके से पद धारण किया हो, और बंदी प्रत्यक्षीकरण उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध है जिसने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया हो। ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकट के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो ये रेट अधिकारिता है। अब देखिए, ये जो 5 रेटें हैं, इन रेटों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रेट अधिकारिता हाई कोर्ट से कम है। तो यहां आपको यह जानना होगा कि एचसी हाई कोर्ट की रेट अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट से अधिक है। अधिक क्यों है? अधिक है क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रेट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रेट जारी कर सकता है, के उल्लंघन पर रेट जारी करेगा। लेकिन हाई
हाई कोर्ट मौलिक और विधिक दोनों अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करेगा। विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करेगा। ठीक, अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करेगा, ये ध्यान देना है। ये मौलिक और विधिक दोनों अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करेगा और सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करेगा। ये क्लियर हुआ। अब देखिए रिट अधिकारिता में क्या और वृद्धि हो सकती है। तो रिट अधिकारिता में संसद वृद्धि कर सकती है। संसद रिट अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। रिट अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है, में वृद्धि कर सकती है, कर सकती है। ये अनुच्छेद 139 में बात की गई है, 139 139 में। ठीक, अन्य अधिकारिता में सुप्रीम कोर्ट की अन्य अधिकारिता में भी सुप्रीम कोर्ट की अन्य अधिकारिता में भी संसद वृद्धि कर सकती है। ये बात अनुच्छेद 138 में कही गई है। तो रिट अधिकारिता में संसद वृद्धि कर सकती है, 139 में बात कही गई है। अन्य अधिकारिता में संसद वृद्धि कर सकती है, ये बात अनुच्छेद 138 में कही गई है। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। तो ये रिट अधिकारिता हो गई। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अधिकारिताएं समाप्त हो गई। अब जरा सा आप देख लीजिए लोअर कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं वो क्या हैं, वो हाई कोर्ट के अधीन होते हैं, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय है वो। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय में एक जिला जज होते हैं, मुंसफ मजिस्ट्रेट होते हैं, सेशन जज होते हैं, तमाम तरह के जज होते हैं, एडीजे होते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय में देखिए जिला जज की नियुक्ति, जिला जज की नियुक्ति हाई कोर्ट की सलाह पर, हाई कोर्ट की सलाह पर कौन करेगा? सलाह पर राज्यपाल करेगा, राज्यपाल करेगा। ये बात अनुच्छेद 233 में कही गई है, 233 में कही गई है कि हाई कोर्ट की सलाह पर राज्यपाल अधीनस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। जिला न्यायाधीश की योग्यता, जिला न्यायाधीश की क्या योग्यता होनी चाहिए? की योग्यता, इसकी योग्यता 7 वर्ष की वकालत होनी चाहिए। 7 वर्ष की वकालत इसने की हो तो वह जिला जज बन सकता है, वकालत। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालयों में कुछ भर्तियां न्यायिक सेवा परीक्षा के माध्यम से होती हैं, जैसे एडीजे वगैरह की भर्तियां, मुंसफ मजिस्ट्रेट की भर्तियां, इन सब की नियुक्ति न्यायिक सेवा परीक्षाओं के माध्यम से होती है। तो ये सारे न्यायालय हो गए। अब न्यायालय में कुछ चीजें हैं, उनके बारे में आप देखिए कि जैसे एक टर्म आता है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन, इसके माध्यम से न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन देखिए,
न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इसको, अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक, तो न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। तो पहली चीज देखते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। तो कि देखिए, यदि विधायिका या कार्यपालिका मतलब संसद और सरकार संविधान बाह्य कार्य करती हैं, तो न्यायालय उनके कार्य की समीक्षा करके उन्हें विधि शून्य घोषित कर देता है। न्यायालय की इसी शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। संसद और संविधान, संसद और सरकार के संविधान बाह्य कार्य को विधि शून्य घोषित करने की शक्ति जो है न्यायिक पुनर्विलोकन है। विधि शून्य घोषित करने की शक्ति, है। ठीक, यही न्यायिक पुनर्विलोकन है। एक तरह से डीएनए टेस्ट है कि सरकार और संसद का कार्य संविधान के अनुसार है कि नहीं। यदि नहीं है तो उसकी समीक्षा करके न्यायालय उसे विधि शून्य घोषित कर देगा। न्यायालय की यही शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन है। अब दूसरा देखिए, किसे यह शक्ति प्राप्त है, किसे प्राप्त है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसी शक्ति के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के कानूनों की समीक्षा करते हैं, और अगर ये कानून संविधान के बाह्य है तो ऐसे कानून को विधि शून्य घोषित कर देते हैं। न्यायालय की ही शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन है। तो ये तो हो गया किसे प्राप्त है। अगली चीज देखिए कि न्यायिक पुनर्विलोकन से क्या लाभ है। न्यायिक पुनर्विलोकन से लाभ क्या है? संविधान की रक्षा हो जाती है। संविधान की रक्षा संसद सरकार की सीमा तय कर देता है। संसद सरकार की सीमा तय कर देता है। सरकार की सीमा, इस सीमा से बाहर गए तो समझ लीजिए खतरा है, तब बचोगे नहीं है, तब बचोगे नहीं। ये न्यायिक पुनर्विलोकन से लाभ है। अब देखिए किस अनुच्छेद में है न्यायिक पुनर्विलोकन, किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद में। तो किसी एक अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति नहीं है। ये अनुच्छेदों में बिखरी हुई है, कई जगहों पर बिखरी हुई है। एक अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। अनुच्छेद 13 बताए थे कि अगर संसद का कोई कानून मौलिक अधिकार को छीनता है तो न्यायालय ऐसे कानून को
विधि शून्य घोषित कर देगा, और ये विधि शून्य घोषित करना ही न्यायिक पुनर्विलोकन है। तो कहने का मतलब अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा बताई गई है कि कोई विधि यदि मौलिक अधिकारों को छीनती है तो विधि शून्य होगी। विधि यदि मौलिक अधिकारों को छीनती है, मौलिक अधिकारों को छीनती है तो विधि शून्य घोषित होगी, तो विधि शून्य होगी, विधि शून्य होगी। ये न्यायालय करेगा तो शून्य होगी। तो न्यायालय क्या कर रहा है? इस शक्ति के माध्यम से एक तरह से मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है। यहां हमने लिखा नहीं, यहां एक कार्य ये भी जान लीजिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा। ठीक, इसके माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा है। अनुच्छेद 137 में कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि उसका कोई निर्णय असंगत हो गया है, अप्रासंगिक हो गया है, तो ऐसे निर्णय की पुनर्समीक्षा करके इसे बदल सकता है। तो अनुच्छेद 137 में आपको बताया ही गया है कि निर्णय को बदल देना, पूर्व निर्णय को बदलना, पूर्व निर्णय बदल देना, निर्णय बदल देना। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का सबसे बड़ा आधार है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, ढांचे का सिद्धांत। यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में दिया गया था 1973 में। तो इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि अगर संसद का कोई कानून आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायालय ऐसे कानून को रद्द घोषित कर देगा। आधारभूत ढांचा क्या है, संविधान में नहीं बताया गया है, यह न्यायालय की व्याख्या पर आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ? संविधान वही है जो न्यायालय कहता है। तो आधारभूत ढांचा की परिभाषा न्यायालय में संविधान में नहीं दी गई है। इसे कौन परिभाषित करता है? इसे न्यायालय परिभाषित करता है। किसमें दिया गया है सिद्धांत? केशवानंद भारतीवाद में, भारतीवाद में। ठीक, तो न्यायालय ने समय समय पर कई चीजों को आधारभूत ढांचा घोषित किया है। जैसे धर्मनिरपेक्षता भारत का आधारभूत ढांचा है। तो अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है कानून बनाकर, तो न्यायालय क्या कहेगा कि धर्मनिरपेक्षता आधारभूत ढांचा है, इसलिए आपके कानून को रद्द किया जाता है, तो आप हिंदू राष्ट्र भारत को नहीं घोषित कर सकते। इसी तरह संसदीय सरकार आधारभूत ढांचा है। तो अगर सरकार संसदीय सरकार को अध्यक्षीय सरकार में बदलती है तो न्यायालय उसे रद्द कर देगा। तो संसदीय सरकार आधारभूत ढांचा है। विधि का शासन आधारभूत ढांचा है। तो समय समय पर कई चीजों को आधारभूत ढांचा घोषित किया है न्यायालय ने। तो अगर आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है सरकार, तो न्यायालय इसे विधि शून्य घोषित कर देगा। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत हम आपको बताएंगे आगे संविधान में, लेकिन दो एक पॉइंट आधारभूत ढांचे में देख लीजिए। आधारभूत ढांचा जो एग्जाम में पूछा जाता है, आधारभूत ढांचा क्या है? ढांचा क्या है? क्या है? क्या है? ये न्यायिक संविधान में व्याख्या नहीं है इसकी, संविधान में व्याख्या नहीं। ये ध्यान रखें, संविधान
में व्याख्या नहीं, में व्याख्या नहीं है, इसकी व्याख्या नहीं। ये किस पर आधारित है? न्यायालय की व्याख्या पर आधारित है, न्यायालय की व्याख्या पर आधारित, व्याख्या पर आधारित, न्यायालय की व्याख्या पर आधारित, पर आधारित। किसको आधारभूत ढांचा घोषित किया है? धर्म निरपेक्षता, ये आधारभूत ढांचा है। निरपेक्षता ये आधारभूत ढांचा है। कानून का शासन, कानून का शासन ये आधारभूत ढांचा है। मोदी जी का शासन नहीं है, कानून का शासन है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते मोदी जी। कानून का शासन है। और क्या है? ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, ये भी आधारभूत ढांचा है। अगर इसको संसद छीनेगी तो न्यायालय उसकी विधि को विधि शून्य घोषित कर देगा। न्यायिक पुनर्विलोकन ये भी आधारभूत ढांचा है। संसदीय सरकार ये भी आधारभूत ढांचा है। संसदीय सरकार ये आधारभूत ढांचा है। अनुच्छेद 32 को आधारभूत ढांचा घोषित किया है। अनुच्छेद 32 ये आधारभूत ढांचा है। तो इसका उल्लंघन करने के लिए अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो न्यायालय उसे विधि शून्य घोषित कर देगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आधारभूत ढांचा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। तो आपने देख लिया कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। ठीक, अब देखिए न्यायिक सक्रियता एक शब्द आता है। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता है। न्यायिक सक्रियता शब्द आता है, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो क्या है, पहले देखें क्या है, क्या है, क्या है। संविधान में उल्लेख नहीं, संविधान में शब्द का उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है इसका। पहली चीज उल्लेख नहीं। ये मेनका गांधीवाद से शुरू, एक तरह से मेनका गांधीवाद से शुरुआत 78 में हुआ था। मेनका गांधीवाद से शुरुआत, वाद से शुरुआत इसकी हुई। दूसरी चीज देखिए कि जैसे आपने न्यायिक पुनर्विलोकन देखा कि न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से न्यायालय संविधान, संसद और सरकार को संविधान की सीमा में रहने के लिए बाध्य करता है। न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है कि इसके माध्यम से न्यायालय अब सरकार को आदेश देने लगा कि तुम्हें यह काम करना है। तो मतलब कार्यपालिका और विधायिका जब सही ढंग से काम नहीं करती तो न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। न्यायालय के इसी हस्तक्षेप को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। समझ गए कि जैसे सरकार ने पिछले दिनों आदेश दिया कि जो 4 लेन है या 6 लेन है या कोई भी रोड है, उसके किनारे से शराब की दुकानों को हटाइए। ठीक, दिवाली पर पटाखा ना दागने दीजिए। ये सब क्या है? ये काम न्यायालय को नहीं करना चाहिए, ये काम तो सरकार का है। लेकिन जब सरकार निकम्मी हो जाती है तो न्यायालय को ऐसा आदेश देना पड़ता है। तो न्यायालय जब से इस तरह का आदेश देने लगा, कुछ लोगों ने कह दिया कि न्यायालय सक्रिय हो गया, तो न्यायालय की इसी प्रवृत्ति को न्यायिक सक्रियता नाम दिया गया। ये गढ़ा हुआ शब्द है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो कहने का मतलब इसके माध्यम से न्यायालय क्या करता है? न्यायालय सरकार को कुछ करने का आदेश देता है।
इसके माध्यम से न्यायालय सरकार को कुछ करने का आदेश देता है, कुछ करने का आदेश देता है, आदेश देता है। ठीक, जैसे सड़कों के किनारे से शराब की दुकानों को हटाना, सड़कों के किनारे से शराब की दुकानें हटाने का आदेश, शराब की दुकानें हटाने का आदेश, दुकानें हटाने का आदेश, हटाने का आदेश। ठीक, तो न्यायिक पुनर्विलोकन में आपने देखा न्यायालय खबरदार करता है ये काम करोगे तो सीधे खत्म करूंगा। इसके माध्यम से ये आदेश देता है कि ये काम आपको करना है? तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक सक्रियता में अंतर यही हुआ। अब देखिए इसका आधार क्या है? न्यायिक सक्रियता का आधार संविधान नहीं है, न्यायिक व्याख्या है। सवाल पूछा जाता है, इसका आधार न्यायिक व्याख्या है, न्यायालय की व्याख्या है। ठीक, इसकी आजकल बड़ी आलोचना की जा रही है। आलोचना इसलिए की जा रही है कि न्यायालय क्या है, एक संतुलन करता है, एक संतुलन करता है। न्यायालय विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग हैं। इन तीनों अंगों में संतुलन स्थापित करने का काम करता है। लेकिन अब न्यायालय सरकार को आदेश देने लगा है, तो स्वयं सरकार बन गया है। तो इसलिए लोगों ने कहना शुरू किया कि न्यायालय अति सक्रियता दिखा रहा है, जिससे इसकी संतुलक की भूमिका समाप्त हो गई। अब यह असंतुलन पैदा कर रहा है। यह प्रजातंत्र के मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है। और देखिए आपके कंपटीशन वगैरह में कोई भी परीक्षा बिना न्यायिक हस्तक्षेप से पूरी ही नहीं होती। 4-4, 5-5 साल रिजल्ट निकालने में लग जाता है। तो ये सब ठीक नहीं है, जरूरत से ज्यादा न्यायिक सक्रियता दिखा रहा है? तो न्यायालय अति सक्रियता दिखाते हुए क्या कर रहा है? दिखाते हुए हस्तक्षेप, विधायिका, कार्यपालिका और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगा है, और राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा है, राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा है। ये ध्यान दीजिएगा, यही इसकी आलोचना है। हस्तक्षेप करने लगा है, जिससे इसकी भूमिका, जो संतुलक की भूमिका थी, वो अब असंतुलन में बदल रही है। यह प्रजातंत्र के लिए घातक है। तो ये न्यायिक सक्रियता हो गई। अब इसी क्रम में एक शब्द और है, लोकहितवाद या जनहित याचिका। तो लोकहितवाद देख लीजिए, लोकहितवाद या इसको जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका का मतलब यह है, इसको पिल भी कहते हैं। पिल का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पिल।
इसको शॉर्ट में पिल कहते हैं। ठीक। लोकहितवाद मतलब ऐसा वाद का मतलब मुकदमा, ऐसा मुकदमा जो व्यक्तिगत हित में ना हो, लोक हित में हो। तो पहले देख लीजिए क्या है, क्या है, क्या है कि ये गरीबों को, महिलाओं को सस्ता और सर्वसुलभ न्याय दिलाने के लिए शुरुआत की गई इसकी, कि जो लोग कोर्ट की महंगी फीस नहीं दे सकते, जो लोग डर की वजह से, दबंगों के डर की वजह से न्यायालय नहीं जा सकते, यदि उनकी तरफ से कोई बाहरी व्यक्ति एक लिफाफे के माध्यम से न्यायालय को सूचना दे दे, तो यही जो लिफाफा नहीं, पोस्ट कार्ड, तो यही पोस्ट कार्ड याचिका बन जाएगा। इस याचिका से जो मुकदमा दायर होगा वो मुकदमा लोकहित वाद कहलाएगा, क्योंकि यह लोगों के हित में है। तो क्या है, कि यहां गरीबों को सस्ता शीघ्र न्याय दिलाने का उपकरण है, दिलाने का उपकरण। पहला पॉइंट, उपकरण। यदि इनकी तरफ से बाहरी व्यक्ति न्यायालय को सूचित कर दे, पोस्ट कार्ड के माध्यम से न्यायालय को सूचित कर दे, तो यही क्या बन जाएगी, यही पोस्ट कार्ड जनहित याचिका बन जाएगा। यही जनहित याचिका है। ठीक, याचिका बन जाएगा। अब देखिए शुरुआत इसकी। अब इसके लिए कोई कोर्ट फीस नहीं देनी होगी, इसके लिए कोई कोर्ट फीस नहीं देनी होगी, वो की सरकार उपलब्ध कराएगी। कोर्ट फीस नहीं देनी होगी, कोर्ट फीस नहीं। ठीक। अब शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत इसकी 1979 में न्यायमूर्ति पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर ने की। ठीक, अय्यर ने की। अब देखें कि जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है, कौन दायर कर सकता है, जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है? बाहरी व्यक्ति जिसका मामले में कोई हित ना हो। अगर आपका व्यक्तिगत हित है, जनहित याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। मामले में जिसका कोई हित ना हो, मतलब जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसका रिश्तेदार ना हो, है? तो जिसका मामले में हित ना हो, वही जिसका मामले में हित ना हो, ठीक, हित ना हो। ठीक। अगली चीज देखिए, कहां दायर की जा सकती है, कहां दायर कर सकते हैं आप? तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दायर कर सकते हैं। ठीक। विषय क्या हो, किस विषय में दायर कर सकते हैं? विषय, ये लोकहित का मामला हो, लोकहित मामले में, मतलब व्यक्तिगत हित नहीं, लोकहित मामले में।
मामले में, जैसे पर्यावरण हो, पर्यावरण का मुद्दा हो, कोई किसी के घर के आगे कोई कूड़ा फेंक रहा हो, पर्यावरण का मुद्दा हो, या मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा हो, मानवाधिकार का मुद्दा हो, मानवाधिकार के उल्लंघन का मुद्दा, तो ये सारे मुद्दे हैं जिनमें जनहित याचिका आप दायर कर सकते हैं उल्लंघन में। अब देखिए जनहित याचिका का आधार क्या है। इसका आधार, तो इसका आधार जो है वास्तव में न्यायिक व्याख्या ही है। जैसे न्यायिक सक्रियता का आधार न्यायिक व्याख्या है, वैसे इसका संविधान में इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन ज्यादातर जनहित याचिकाएं जीवन के अधिकार को लेकर दायर की गई, इसलिए लोग कहते हैं कि चूंकि ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसलिए अनुच्छेद 32 इसका आधार हो सकता है। आधार न्यायिक व्याख्या, न्यायिक व्याख्या, न्यायिक व्याख्या, न्यायिक व्याख्या है। इसका आधार न्यायिक व्याख्या है। ठीक है, जनहित याचिकाओं का आधार न्यायिक व्याख्या है। तो जनहित याचिकाओं का आधार न्यायिक व्याख्या हो गई, या अनुच्छेद 32 को ठोक पीट के कहा जा सकता है, अनुच्छेद 32। और आप देखें कि जनहित याचिकाओं से तमाम फायदे भी हुए हैं, कि जैसे अभी जो निजता का अधिकार मौलिक अधिकार बना है, वो जनहित याचिका ही किसी ने दायर की थी। ठीक है, समलैंगिकता का अधिकार जो दिया गया वो भी जनहित याचिका ही थी। तो बहुत सारे मामले जनहित याचिका के माध्यम से लोगों के सामने आए हैं, तो इससे बहुत सारा लाभ हुआ है। तो वीडियो हो सकता है